और अभी 1,22,000 है और ये देखिए 60% उसके अंदर रिटर्न्स मेरे को ऑलरेडी मिल रहे हैं। आपने तो फिर पैसे लाखों रुपए छाप दिए होंगे दोस्तों। उसका जवाब है ना, सिस्टम समझनी पड़ेगी। सिस्टम में समझाऊंगा, अभी इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा। बहुत धुरंधर हो स्टॉक मार्केट के अंदर और अच्छे से पैसे कमा भी रहे हो तो भी शायद ये मेरा वीडियो कंटिन्यू एंड तक देखेगा। 20,000 स्टॉक मार्केट में लगाने क्यों चाहिए, मुझे क्या फायदा मिलने वाला है? उनके लिए स्टॉक मार्केट जगह है ही नहीं पैसे बनाने के लिए। बचपन से देखने की आपको भी जरूरत नहीं है। आप अगर आज आए हैं तो आप चार्ट पे देखिए, इंडिकेशन दे दिया था और उस समय मैंने इसको एंट्री किया तो आज मेरा स्टॉक यहाँ तक गया हुआ है। हमारे इंडियन मार्केट के अंदर हम लोग 10,000 के अंदर आधा शेयर तो नहीं खरीद सकते हैं, हम पूरा एक ही शेयर खरीद सकते हैं दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा उसको मैंने 6 महीने पहले यानी कि जुलाई के अंदर मैंने करीब उसको 100 से लेके 120 यानी कि एवरेज प्राइस मेरी 116-17 रुपए के आसपास मैंने उसको परचेस किया था और आज वो स्टॉक हो चुका है 180 के जाके खड़ा है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे किया? मैंने ये स्टॉक को आइडेंटिफाई किया मेरी कैप स्ट्रेटेजी के हिसाब से। कैप स्ट्रेटेजी के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप मेरी डाउनलोड ऐप कर लेना, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड करके उसको जाके सीखिए और उसको करिएगा। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उसको आइडेंटिफाई किया मैंने, आइडेंटिफाई करके मैंने उसके अंदर अच्छा सा पैसा कमाया। अब देखिए दोस्तों कि आप बोलेंगे कि जब आपके पास स्ट्रेटेजी है, सब कुछ है, आपने तो फिर पैसे लाखों रुपए छाप दिए होंगे दोस्तों। उसका जवाब है ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सारा पैसा उसमें नहीं लगाया। मैंने जो इतना इन्वेस्ट करता हूं उसमें से मैंने कुछ हिस्सा उसमें जरूर लगाया और मैंने अच्छा सा प्रॉफिट भी कमाया। मैं आपको मेरे स्क्रीनशॉट पे देखिए फ्रेंड्स, ये था बैंक ऑफ बड़ौदा जो मेरा कैप सेटअप के हिसाब से यहाँ पे बन रहा था। यहाँ पे बैठने के बाद मैंने इस भाव के आसपास देखिए, यहाँ पे इस भाव के आसपास मैंने उसको परचेस किया हुआ था और अभी यह स्टॉक यहाँ पे आके खड़ा है, बिल्कुल कैप सेटअप के हिसाब से ये बैठ रहा था फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने आपको मेरा चार्ट बता दूं, यहाँ पे आप देखना, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये मैंने लिया, आप यहाँ पे नजर रखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा 116-17 के आसपास मेरे एवरेज खरीदी है और अपना अभी करीब 76,000 का ही इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। मैंने कुछ ही हिस्सा इसके अंदर लगाया और अभी 1,22,000 है और ये देखिए 60% उसके अंदर रिटर्न्स मेरे को ऑलरेडी मिल रहे हैं। लेकिन जो शेयर मार्केट में नए होते हैं, जो नए हो रहे हैं और अभी नए एंट्री कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या होता है कि YouTube पे सारे वीडियोस देख के मल्टीबैगर स्टॉक्स, इतना रिटर्न, अच्छा रिटर्न, 3 महीने में डबल, 4 महीने में डबल, इस टाइप की कुछ ग्रीडी नॉलेज रह के नहीं, आप लोग यूट्यूब से थोड़ा सा गुमराह होके, कुछ अच्छी नॉलेज भी मिल रही है लेकिन कुछ लोग गुमराह करके ना आप मल्टीबैगर स्टॉक्स की तरफ भागना शुरू कर देते हो दोस्तों। तो मल्टीबैगर स्टॉक्स ऐसे आप ढूंढने चालू कर देते हो और वो मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं जो उनका मूवमेंट भी अच्छा होता है, लेकिन आपको इनिशियली एज ए बिगनर आपको उनके अंदर नहीं जाना चाहिए दोस्तों। दूसरा, अगर आपको आपके पैसे जरूर आपको कुछ कमाना है ना, तो आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि मुझे शेयर मार्केट के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा और मेरे को ये जो पैसे में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसको मैं करीब आगे की 20-30 साल के लिए मुझे रेगुलरली इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 20-30 साल से मुझे इसी से काम चलाना है। ऐसा करके मुझे आपके दिमाग के अंदर बैठाना पड़ेगा दोस्तों। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके अंदर सिस्टम समझनी पड़ेगी, आपके अंदर धीरज होनी चाहिए। तो तब आप जाके ना सबसे पहले आपके 20,000 के बारे में सोचिएगा। पहले तो ये चीज आपको सिस्टम समझनी पड़ेगी। सिस्टम में समझाऊंगा, अभी इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा। सिस्टम समझनी है, पेशेंस अगर होगा आपके अंदर और आप मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में भागना छोड़ दीजिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको ये वीडियो के अंदर अभी आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। हाँ, अगर आप ऑलरेडी माहिर हो, ऑलरेडी आप ये सारी चीजें, आप बिगनर्स नहीं हो, ऑलरेडी बहुत धुरंधर हो स्टॉक मार्केट के अंदर और अच्छे से पैसे कमा भी रहे हो, तो भी शायद ये मेरा वीडियो कंटिन्यू एंड तक देखेगा। हो सकता है मैं आपके लिए भी कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे बोल दूं जो आपको काम में आ जाए फ्रेंड्स। पॉइंट टू पॉइंट में बात शुरू करता हूं, आप इसको कहीं पे बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिना स्किप किए सुनना और आप कहीं पे पेपर नोट डाउन कर लेना दोस्तों। कहीं ना कहीं आप उसको लिख के रख लेना ताकि आपको ये पॉइंट्स आप जब आप स्टॉक्स इन्वेस्ट करना चाहोगे तब आप उसको एक एक पॉइंट को आप फॉलो करते रहेंगे। और एक तभी अगर आपने नहीं फॉलो किया तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आप थोड़ा सा लॉस की तरफ बढ़ जाएं। के अंदर ये सब सुनने के बाद आपको पहला दिमाग में 1-2 क्वेश्चन आते होंगे कि मैं 20,000 से स्टॉक मार्केट में क्या कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा और दूसरा ये रहेगा कि मुझे 20,000 स्टॉक मार्केट में लगाने क्यों चाहिए, मुझे क्या फायदा मिलने वाला है। तो पहले हम ये 2 बातें करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम आगे सोचते हैं कि आगे उसको वो 20,000 को कैसे किया जाए। तो पहला तो है कि मुझे क्यों लगाना चाहिए या मुझे क्या फायदा होगा।
तो फ्रेंड देखिए आपको 20,000 से स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ही एक अच्छा सा पैसा कमा सकते हो आप। मंथली 20,000 रख के या जैसे भी आपका पैसा, हाँ आपके अगर पास 20,000 नहीं है, आपके पास 10,000 है, 5,000 है, तो भी आप इसके अंदर बहुत ही अच्छे से पैसे कमा सकते हो दोस्तों। देखिए फ्रेंड स्टॉक मार्केट के अंदर हम ऑलमोस्ट रिटर्न अगर हम पकड़े ऑन एन एवरेज तो 12 से 15% के आसपास उसका रिटर्न मिलता है। ये बात को 2-3 एग्जांपल के साथ समझाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स 20,000 अगर आप लगा रहे हो, मंथली 20,000 लगा रहे हो और हम 12% रिटर्न पकड़ रहे हैं दोस्तों, सिर्फ 12% रिटर्न मिल जाता है आराम से CAGR पर एनम। तो आप अगर 10 साल तक लगा रहे हो ना, तो आपके पास सिर्फ 24 लाख आपके घर से जा रहे हैं, वो भी धीरे धीरे जा रहे हैं, हर महीने 20-20 हजार जा रहे हैं और आपका स्टॉक मार्केट के अंदर से प्रॉफिट उसका 22 लाख हो रहा है और करीब करीब आपका 46 लाख हो रहा है। ऑलमोस्ट आपका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है दोस्तों कि आपके सिर्फ 24 लाख लगा के आपको 46 लाख आपका रिटर्न हो रहा है दोस्तों। तो ये तो 46 लाख तो बहुत ही अच्छा पैसा है ना। आपका घर से गया कितना, 24 लाख गया और वो भी 20-20 हजार हर महीने 10 साल के लिए धीरे धीरे गया। आपका एक साथ में 24 लाख नहीं गया है, तो उसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें मिलता है फ्रेंड शेयर मार्केट के अंदर। हाँ आप कहेंगे कि मेरे पास तो 10 नहीं है, मेरे पास 20 नहीं है, आप कहेंगे मेरे पास 10 ही हजार में डाल सकता हूँ, तो 10,000 का 12% रिटर्न 10 साल के अंदर फिर भी आपका 12 लाख का 23 लाख हो रहा है दोस्तों। कोई कहेगा कि मेरे को 10 भी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 5 ही हजार है, आप 5,000 लगाओ, 6,000 का पैसा, 6 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है, 12% ही मैं रिटर्न पकड़ रहा हूँ दोस्तों, 12% दे सकता है रिटर्न। तो उसमें आप देखें 6 का 12 लाख हो रहा है, 11.6 लाख हो रहा है। ऑलमोस्ट दोस्तों आपका पैसा डबल हो जाता है। ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट। आप समझ चुके होंगे कि ये देखिए, मैं मेरी एग्जांपल बता देता हूं आपको। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए रिटर्न, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन एन एवरेज देखिए फ्रेंड्स 12.5% रिटर्न है मेरे को, ऑल एन एवरेज मैं यही 12% पकड़ रहा हूँ मैं। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि अभी आपको पैसे मैंने 12% क्यों लिया, और अगर आपके पास 20,000 है, 10,000 है, 5,000 है, तो आपके कैसे पैसे बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही चीज थी कि इसके अंदर आप बिल्कुल कंटिन्यूअसली मंथली इन्वेस्ट करें तो आपको शेयर मार्केट से इस तरह से एक फायदा हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि चलो अभी आपने ये सुन के तो इतना तो माइंड में बैठ गया होगा कि हाँ शेयर मार्केट से स्टॉक मार्केट में पैसे बन सकते हैं, मंथली कुछ ना कुछ रिटर्न्स डाल के ना कुछ इन्वेस्ट करके आप जरूर कुछ ना कुछ पैसे बना सकते हो। अब आप सोचेंगे कि ये पैसे मैं लगाऊं कहाँ पे, किधर लगाऊं, या मैं कहाँ पे ये मेरे पैसे डालूं कहाँ। कुछ लोग सोचेंगे दोस्तों, हाँ कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि इतना सुनने के बाद कि महंगाई का क्या, महंगाई भी तो बढ़ रही है, महंगाई से तो ये तो इतना तो हमारा महंगाई खा जाएगी। दोस्तों महंगाई सबका पैसा खा जाएगी, मेरा भी पैसा खा जाएगी, आपका भी खा जाएगी, इसका भी खा जाएगी, उसका भी खा जाएगी। महंगाई तो सभी का पैसा खा जाएगी ना। हाँ जिसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया वो जरूर पैसा बना लेंगे, और जो सिर्फ महंगाई खा जाएगी, महंगाई के बारे में रोते रहेंगे, वो हमेशा पैसा ऐसे ही रोते रहेंगे और वो कभी पैसा बना नहीं सकते हैं। उनके लिए स्टॉक मार्केट जगह है ही नहीं पैसा बनाने के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको 20-30 साल के लिए अगर आपको कुछ ना कुछ पैसे कमाने हैं, तो आपको जरूरी कुछ ना कुछ 5,000, 10,000, 20,000, 15,000, 50,000 जैसी आपकी कैपेसिटी है मंथली, उसको रेगुलर स्टॉक मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट, मैं तो सिर्फ 12% पकड़ रहा हूँ फ्रेंड्स, ये ज्यादा 20% भी देता है। ये 12% आज की डेट में है, 12% अभी है, 12% ये ऐसी पोजीशन पे है जब मार्केट अभी एकदम करेक्शन ले रहा हुआ है। तो सोचो जब मार्केट हाई लेवल पे था तब भी 20 से 25% हो सकता था फ्रेंड्स। तो ऐसा है कि आपको ये इसमें जरूर कुछ ना कुछ पैसा बन सकता है। तो आपको महंगाई के लिए आप रोना छोड़ दीजिए, रोना धोना छोड़ दीजिए दोस्तों। तो आप बस उसके अंदर कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करना जरूरी है, सिस्टम समझनी जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है दोस्तों। तो आपको अभी इतना तो मालूम पड़ गया होगा कि हाँ इससे पैसा बन सकता है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पैसा कहाँ डालूं, ये पैसा मैं 20,000, 5,000, 10,000 जो भी है मेरे पास, उसको मैं कहाँ पे लगाऊं तो मेरा कुछ पैसा बने। एक तो है कि म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में आप लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड क्या होता है ना कि म्यूचुअल फंड एक शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो एक मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं आपको उसको डिटेल वीडियो भी बना के दे दूंगा। फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड एक सूटकेस होती है, सूटकेस के अंदर मनपसंद आपके जो मनपसंदीदा स्टॉक्स होंगे वो रहेंगे, वो पूरा एक बास्केट बन जाएगा, वो सूटकेस पूरी की पूरी आप खरीद रहे हो। और इसको मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर भी होता है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, एक तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक शेयर इक्विटीज खरीद सकते हो।
तो दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी है। आप अगर म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, उसका कुछ कमीशन होता है, उसके बाद वो कंपनी अगर फिर वो फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर अपने चार्जेस लेके आपको प्रॉफिट देता है। और इक्विटीज में अगर आप करेंगे तो आपके पास डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए, और आपको अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ओपन भी कर लेना। तो आपके पास डीमैट अकाउंट अगर होगा तो फिर आप उसमें से खुद ही बाय सेल कर सकते हो, जो आपको स्टॉक पसंद है उसको बाय कर लो, सेल कर लो, बाय कर लो, सेल कर लो, खुद ही अपना इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो ऐसा है कि आप ये दो चीजें हैं। हाँ, इसमें आपको कोई किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड में थोड़े बहुत कमीशन लगते हैं। तो अगर आपके पास कोई अच्छी सी स्ट्रेटेजी है, जैसे कि मेरे पास कैप स्ट्रेटेजी है, आपके पास भी कोई स्ट्रेटेजी है, तो आप उस कैप स्ट्रेटेजी से देखो, सीखो और फिर उसमें जाके ना इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। अब आपको ये पता चलेगा कि मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं। आपको मालूम तो पड़ गया कि भाई मेरे को इक्विटी में लाने से ज्यादा अच्छा है, मेरा खुद का कमीशन भी बच रहा है, तो मैं उसमें भी अभी अगर आप सोचेंगे कि मैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, तो उसकी भी कुछ सिलेक्शन क्राइटेरियाज होती है दोस्तों। तो मैं आपको वन बाय वन उस सभी चीजों के बारे में अभी मैं डिटेल में बात। सबसे पहले तो आपको रिस्क रिवार्ड देखना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना मिलने वाला है। रिवार्ड एक बहुत सिंपल चीज है दोस्तों। देखिए, सपोज मैंने अभी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा बताया कि मैंने उसको 110 में खरीदा, 116 है, मैं एवरेज उसको चलो 90 में खरीदा और मैंने अभी 180 हो गया है, तो मेरे को रिवार्ड कितना मिला, 90 रुपया मिला। एक शेयर के पीछे 90 रुपया मेरा रिवार्ड है, मेरे को फायदा हुआ है, वो मेरा रिवार्ड हो गया। और रिस्क क्या है, रिस्क वो है दोस्तों कि मेरे को जब मैंने 90 रुपए में लगाया तब मैं उसको कितने, अगर मैंने 90 रुपए में कुछ खरीदा है तो वो मेरे को कहां तक मैं रिस्क लेके जा सकता हूं। अगर वो 50 रुपए आ गया तो मुझे क्या होगा, वो मेरा रिस्क है। और कितना मैं झेल सकता हूं, कितना मैं टेंशन ले सकता हूं, वो मेरा रिस्क है। कंपनी कौन सी है, मैं आपको अगर रिस्क की बात करें तो देखिए, लार्ज कैप कंपनीज में कम रिस्क होता है, रिटर्न्स थोड़े से स्लो होते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आपको रिस्क ज्यादा होता है, बहुत ही वॉलेटाइल होता है और आपको रिटर्न्स बहुत जल्दी भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों हमको देखना है कि हमारे रिस्क कहाँ पे है। मेरा जहां तक मानना है कि लार्ज कैप मिड कैप के अंदर रिस्क थोड़ा सा कम होता है और रिटर्न्स तो सबके अंदर 12-13% मिल ही रहा है दोस्तों। तो फिर आप क्यों ना हम लोग सबसे पहले आपको स्टॉक्स अगर चुनने हैं, रिस्क रिवार्ड अगर देखना है, तो फिर आप सबसे पहले लार्ज कैप या मिड कैप के ही स्टॉक्स को स्क्रूटिनाइज कर लेने का होता है। उसके बाद ये जो स्टॉक्स आपने लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स एक बार ढूंढ के रख लिए, उसके बाद आपको देखना है कि सेक्टर वाइज आपको देखना है कि मैं कौन से सेक्टर में पैसा ज्यादा अच्छा लगा सकता हूँ। आपको डाइवर्सिफाइड रखना है, आपको बीटा वैल्यू देखनी है, स्टॉक्स की बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू क्या है उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट में देख लेना चाहिए, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी रख दूंगा। उस बीटा वैल्यू के लिए बहुत ही अच्छा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। बीटा वैल्यू मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूं दोस्तों कि जैसे अपना निफ्टी अगर 2% बढ़ता है और जिसका बीटा वैल्यू अगर 1 है तो वो स्टॉक भी 2% बढ़ता है। अगर निफ्टी 2% गिरता है तो वो स्टॉक भी 2% गिरता है। जिसका बीटा वैल्यू 1 से ज्यादा है, सपोज किसी का बीटा वैल्यू 2 है, तो निफ्टी अगर 1% बढ़ेगा तो स्टॉक 2% बढ़ जाएगा। निफ्टी अगर 1% गिरेगा तो वो स्टॉक भी, जिसका बीटा वैल्यू 2 है, वो स्टॉक भी 2% गिरेगा। तो दोस्तों इस टाइप का होता है कि उसका बीटा वैल्यू। तो आपको अब समझना चाहिए कि एक तो सबसे पहले आपने लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स ढूंढ के रख लिए, उसके बाद आपको उनमें से देखने के कि आपको कौन सा बीटा वैल्यू के स्टॉक ढूंढने के होते हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस में कर रहे हो तो जिसका बीटा वैल्यू 1 से ज्यादा हो वो ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि आप लंबे समय के लिए सोच रहे हो। हमें मालूम है कि निफ्टी बैंक निफ्टी सारा एक ना एक दिन ऊपर ही जाएगा, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। बचपन से देखने की आपको भी जरूरत नहीं है, आप अगर आज आए हैं तो आप चार्ट पे देखिए, आप 5 साल 20 साल 10 साल का चार्ट देख लीजिएगा और देखिएगा निफ्टी पहले कहाँ था, बैंक निफ्टी पहले कहाँ थी और आज कहाँ पे है। हमेशा वो बढ़ती ही रहेगी, कभी इतनी नीचे आने वाली है नहीं। इंडिया हमेशा ग्रोथ करने ही वाला है दोस्तों। तो फिर हमें क्यों ना, फिर हमको बीटा वैल्यू 1, अगर हमको बीटा वैल्यू 1 से ज्यादा वाले स्टॉक्स अगर लेंगे तो अगर वो स्टॉक निफ्टी गिरेगी भी, मेरा स्टॉक थोड़ा सा गिरेगा भी, तो भी हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं लंबे के लिए सोच रहा हूँ, मैं 10-20 साल के लिए सोच रहा हूँ दोस्तों। तो फिर हमें बीटा वैल्यूज, एक तो सबसे पहले हो गया हमारा अभी लार्ज कैप मिड कैप के स्टॉक्स, दूसरा हो गया हमारा बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू वाले स्टॉक्स और चुन लीजिए उसके अंदर, तो और आपके स्टॉक्स फिल्टर हो। उसके बाद आपको देखना है प्राइस। प्राइस आपको देखने के समय पे कैसा कंडीशन लेना चाहिए ना, वो सोचिए कि आपको जब आप कोई भी प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, अगर आप बिगिनर्स हैं, मैं सिर्फ बिगिनर्स के लिए अभी बात कर रहा हूं, जो अगर एक्सपर्ट्स है वो तो ले सकते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो एनालिसिस करना जानते हैं, उन्हें पता है कि मेरा कहां तक एनालिसिस हो सकता है इस चीज का। हम लोग तो बिगनर है तो हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर कोई एक छोटा छोटा रूल बना लीजिए
कि आपका कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उससे वो 10% करेक्शन दे चुका है, तब आप जाके ना अपनी स्ट्रेटेजी में अगर वो बैठ रहा है, कैप स्ट्रेटेजी में अगर वो बैठ रहा है मेरे लिए, तो फिर मैं उसके अंदर वो वहां पे इन्वेस्ट करता हूं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मैंने देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा करीब 121 में अप्रैल में चल रहा था, उसके बाद मैं उसको वेट कर रहा था कि वो 10% करेक्शन के आसपास आ जाए, और यही के आसपास मेरी कैप स्ट्रेटेजी में भी मेरे को इंडिकेशन दे दिया था और उस समय मैंने इसको एंट्री किया, तो आज मेरा स्टॉक यहाँ तक गया हुआ है। तो फ्रेंड्स ऐसा है होता है कि इसी में आपको मोटा मोटी प्राइस देखनी चाहिए। आपको ऑल टाइम हाई पे कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उससे आप 10% आप करेक्शंस अगर हो चुके होंगे ना, तो वैसे स्टॉक्स पे आप बिल्कुल प्रीफर करिएगा। अब दोस्तों आपको ये तो स्टॉक्स पता चल गए कि कैसे ढूंढने हैं और क्या करना है। अब आपको ये देखना है कि मेरे ये 20,000 में कैसे लगाऊं, मेरे ये 20,000 जो मेरे पास है वो मैं कैसे लगाऊं वो स्टॉक्स के अंदर। क्या मेरे को एक ही स्टॉक के अंदर सारे 20,000 लगा देने चाहिए? नहीं दोस्तों, आपको टोटल आपके पोर्टफोलियो के अंदर 10 से 20 स्टॉक होने चाहिए, टोटल 10 से 20 स्टॉक होने चाहिए, और ये 20 स्टॉक के अंदर आपको वो 20,000 आपको धीरे धीरे आपको वो 10-20,000 आपको बांटते हुए बढ़ना है। सपोज आपने क्या हो गया ना कि आपने सपोज 3 या 2 या 3 ही स्टॉक्स रखे हैं, सपोज पूरे पोर्टफोलियो के अंदर आपने 10-20 स्टॉक का नहीं रखा, सोचा व्यू नहीं रखा है, आपको सिर्फ 2-3 स्टॉक्स ही आपने रखे हैं, तो आपके जो 20,000 है, 20,000 आपने 3 जगह ही बांटते गए, वही 3 जगह में बांटते रहे, वही 3 जगह हर महीने बांटते गए, तो कभी ना कभी अगर कोई 2-1 कंपनी अगर आपके डायरेक्शंस के विरुद्ध में चली गई तो आपको बहुत सारा नुकसान फेस हो सकता है दोस्तों। इसके लिए हमें पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रखना है, 10-20 स्टॉक्स के अंदर आपको रखना है, ताकि उसमें से कुछ आधी भी अगर बाहर जाए तो भी मेरी आधी से सपोर्ट रखे मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। हमें बैलेंसिंग भी देखनी जरूरी है दोस्तों। आपको इसके लिए क्या करने का, आप अगर सपोज कोई 2 चीजें होती है दोस्तों, एक तो है एग्रेसिव और दूसरा है डिफेंसिव। अगर आप एग्रेसिव स्टॉक बाय कर रहे हो, एग्रेसिव मतलब कैसा है कि जो बहुत वॉलेटाइल होता है, जैसे कि आईटी के स्टॉक्स है, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स है, फिर फाइनेंस के स्टॉक्स है, ये सारे बहुत ऊपर नीचे होंगे। और जैसे कि डिफेंसिव स्टॉक्स में कौन से होते हैं फ्रेंड्स, की जो एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं, अपने कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के, तो ये सारी चीजें बहुत नॉर्मली घूमती है, ग्रोथ होती है। तो ऐसे 2, अगर आप एक एग्रेसिव स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि 2 उसके कंपैरिजन में 2 डिफेंसिव, उसके सपोर्ट में 2 डिफेंसिव स्टॉक्स भी होने चाहिए। आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि अगर आपने एक एग्रेसिव स्टॉक में डाला है तो 2 डिफेंसिव रखो, फिर अगर आपने एक और एग्रेसिव स्टॉक डाल दिया तो आपके पास 2 एग्रेसिव स्टॉक हो गए, तो आपके पास 4 डिफेंसिव स्टॉक्स होने चाहिए। इस टाइप का आपके टोटल 10 से 20 स्टॉक्स टोटल होने चाहिए। उसमें आपको 1:2 का रेशियो रखने का है कि आपके 1 रेशियो आपका एग्रेसिव स्टॉक्स के रहेंगे और 2 रेशियोज आपके डिफेंसिव स्टॉक्स के रहेंगे। तो ये सारा एक ऐसा बैलेंस बना के चलने का होता है दोस्तों। तो हमने बहुत सारी बातें सीख ली फ्रेंड्स। एक तो सबसे पहले है मार्केट कैपिटल और मिड कैप और लार्ज कैप के स्टॉक ढूंढने के, उसके बाद उनके अंदर उनकी बीटा वैल्यू ढूंढने की, बीटा वैल्यू के बाद आपको प्राइस देखना है, प्राइस देखना है कि वो ऑल टाइम हाई से 10% नीचे, 10% मतलब एग्जैक्टली 10 नहीं, वो 8, 9, 10, 11 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो ऑलमोस्ट उसके आसपास होना चाहिए, अपने अच्छी सी स्ट्रेटेजी के अंदर फुलफिल होना चाहिए। कैप स्ट्रेटेजी में मानता हूं। और उसके बाद आपको सारे स्टॉक, सारा पैसा आपको एक ही स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, आपको 10-20 स्टॉक ढूंढने चाहिए और उसमें भी आपको एग्रेसिव और डिफेंसिव का रेशियो भी मेंटेन करना चाहिए। एक चीज आपको और देखने की है कि जो भी स्टॉक्स आप ले रहे हो ना, उसका डेप्थ रेशियो देखने का है, इक्विटी डेप्थ रेशियो, डेप्थ इक्विटी रेशियो देखने की है कि उस कंपनी पे ज्यादा से ज्यादा उधारी ना हो। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो आपको उसका वेबसाइट पे मिल जाता है फ्रेंड्स। जिसका डेप्थ टू इक्विटी रेशियो कम हो वो ज्यादा अच्छे है, क्योंकि उसके पास उधारी कम है, बाहर पैसा देना कम है, उसका उधार, डेप्थ मतलब उधार देना कम है उसको। जिसका उधार ज्यादा होगा वो ग्रोथ तो करेगा, कमाएगा, दिन रात मेहनत करेगा वो कंपनी और सारा पैसा उधारी में देगा, आपको क्या प्रॉफिट देगा वो। तो ऐसा है कि जिसका डेप्थ टू इक्विटी रेशियो कम हो वैसी भी कंपनी आपको देखनी चाहिए। ये सारा क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करेंगे तब जाके ने आपको उसको इन्वेस्ट आपके 20,000 उन्हीं स्टॉक्स के अंदर लगाने हैं। अगर आपके पास 20,000 नहीं है तो आप 10,000 लगाओ, 5,000 लगाओ, लेकिन सिस्टम ये फॉलो करना है। अब आप सोचोगे कि मेरे पास तो नेस्ले का स्टॉक खरीदना है, मेरे को नेस्ले का स्टॉक खरीदना है, तो नेस्ले में क्या चल रहा है भाई? आप सोच रहे हो कि मुझे तो मेरा मनपसंद स्टॉक नेस्ले है, तो नेस्ले का स्टॉक क्या चल रहा है अभी? नेस्ले का स्टॉक तो 20,000 का है, तो मैं 20,000 पे कैसे, ये नेस्ले इंडिया
उसका स्टॉक 20,000 का है, तो मैं 20,000 पे कैसे उसको बाय कर लूं? मैं तो 10,000 लगा रहा हूँ, तो मैं तो नेस्ले तो कभी खरीद नहीं सकता हूँ। मेरे पास तो ये बहुत अच्छा सा स्टॉक है, मेरे को बहुत पसंद है, अच्छा मेरा स्ट्रेटेजी में भी फुलफिल हो रहा था, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है ना, ऐसे समय पे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आपने पहले मंथ में आप क्या करोगे, पहले मंथ में आपने 10,000 लगाए, जिसके पास 10,000 है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने पहले 10,000 लगाए, 10,000 में आपने क्या किया, 3 स्टॉक खरीद लिए, तीनों तीन, एक को 3,000 में ले लो, बाकी को 3.5 के 2 स्टॉक ले लो, या दो को, एक को 3.5 ले लो, बाकी को ऐसे बांट दो, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली थोड़ा मोटा मोटी इधर उधर। तो आपको ऐसे 3 स्टॉक्स आपने खरीद लिए, और 3 स्टॉक्स कैसे खरीदने हैं, जो मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताया उस कैटेगरी से आपको वो 3 स्टॉक्स में आपने ले लिया, ए बी और सी स्टॉक्स आपने सपोज ले लिए। अब अगले महीने आपने क्या करोगे, आप दूसरे महीने में फिर से 10,000 आपके पास आ गए, अब फिर से आपको कुछ परचेस करना है, जरूरी नहीं है सारा एक ही दिन परचेस करो, आपको जब सेटअप बने पूरे महीने के अंदर वो 10,000 कंज्यूम करो, तो आपको फिर से वो स्टॉक्स ढूंढने हैं। अगर आपने ये पहले 3 स्टॉक्स के अंदर, ए बी सी स्टॉक्स के अंदर कुछ लिया है और वही स्टॉक्स वापस आपकी क्राइटेरिया में सेकंड मंथ के अंदर बैठ रहे हैं, प्राइस के हिसाब से बैठ रहे हैं, तो फिर आप उसको ले लीजिएगा, क्योंकि तब आप उसको उसमें भी डाल देना है। अगर वो नहीं बैठ रहे हैं तो फिर आपको दूसरे स्टॉक देखिएगा, जिसमें डी ई और एफ ले लो, ऐसे करके अब आपके पास 6 स्टॉक हो गए। तीसरे महीने में अभी आपको फिर से जी एच आई ले लो, मतलब कि ऐसे करके आपके टोटल 9 स्टॉक्स हो गए। अब आपका पोर्टफोलियो बन गया 9 से 10 स्टॉक के बीच में आपका बैठना शुरू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह से आपको धीरे धीरे 3-3 स्टॉक्स अलग अलग करके ने आपको टोटल 10 से 20 स्टॉक तक पहुंचना है। ये क्राइटेरिया से ढूंढते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पुराने वाले स्टॉक्स के अंदर फिर से इन्वेस्टमेंट बन रहा है, क्राइटेरिया बन रहा है, स्ट्रेटेजी बता रही है, तो फिर आप वहां पे भी इन्वेस्ट कर देना है अगले महीने के लिए। अगर आपको, लेकिन अब आप सोचोगे कि मेरे को नेस्ले तो खरीदना था 20,000 का, उसका क्या? तो दोस्तों देखिए, नेस्ले तो है 20,000 का, हमारे इंडियन मार्केट के अंदर हम लोग 10,000 के अंदर आधा आधा शेयर तो नहीं खरीद सकते हैं, हम पूरा एक ही शेयर खरीद सकते हैं। तो आपको उसके लिए 1 महीना वेट करना पड़ेगा। 1 महीना आप इन्वेस्ट ना करिए, अगले महीने आपको 20,000 जमा हो जाएगा और 20,000 का लिए आप नेस्ले खरीद लीजिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई हो। मैं थोड़ा सा हल्का सा एक रिवीजन कर लेना चाहता हूं कि सबसे पहले मार्केट कैपिटल देख लेना है कंपनीज का, कि लार्ज कैप या मिड कैप के स्टॉक्स हैं। उसके बाद उनकी बीटा वैल्यूज देख लीजिएगा, बीटा वैल्यूज में भी अगर वो फिट बैठ रहा है तो फिर आपको प्राइस देख लीजिएगा, उसकी प्राइस थोड़ी सी अच्छी सी आपको सही प्राइस पे मिल रही हो, और वो भी उसके बाद आपकी कोई अच्छी स्ट्रेटेजी में फिट हो रहा हो, वो भी देखना जरूरी है दोस्तों। अगर स्ट्रेटेजी में नहीं फिट बैठ रहा है तो फिर वो मजा नहीं आएगा। आपके स्ट्रेटेजी में भी फिट बैठना चाहिए। स्ट्रेटेजी में फिट बैठ रहा है, फिर आप उसको कंसिस्टेंटली धीरे धीरे पैसा हर चीज में लगाते रहो। इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा पैसा सब में लगाओ, 10,000 आप 3-4 स्टॉक्स में लगाओ, फिर आपको ऐसे करते करते 6 महीने तक आप कंटिन्यू उसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहना है दोस्तों, ऐसे 10 साल तक, तब जाके आपका ये 12% रिटर्न और इस टाइप का कुछ पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आई हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।